हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। और ये विद्या प्रकाशन के सहयोग से ई विद्या चैनल में जो आपके क्लासेस चल रही हैं तो उसका आपको बोर्ड परीक्षाओं में एक सुखद परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अभी तक हम पढ़ा रहे थे आपको व्यतिकरण, अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर नया टॉपिक विवर्तन। गुड इवनिंग ललिता जी। विवर्तन इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। हेलो दिलशाद अहमद, गुड इवनिंग उर्मिला। विवर्तन जो टॉपिक है, गुड इवनिंग आशीष प्रजापति जी। तो विवर्तन में क्या होता है, यहां सिंगल स्लिट लेते हैं। ये सिंगल स्लिट है। देखिए, ये एक स्क्रीन है, पर्दा है। ये आपने यहां पर एक उत्तल लेंस लगा दिया। इस स्लिट की चौड़ाई है स्मॉल ई। गुड इवनिंग शिवांग, प्रणाम। गुड इवनिंग अरुण। अरे मुलेश चौहान, तुम आ गए, नमस्ते। गुड इवनिंग अंजलि शर्मा। देखिए, यहां से गुड इवनिंग मीनू, यहां से लाइट रे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। देखिए है क्या बेसिकली, यहां पहले आपको प्रकाशीय पथ समझना है। प्रकाशीय पथ क्या होता है? गुड इवनिंग गौरव। प्रकाशीय पथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, यह आपको समझना है। प्रकाशीय पथ में क्या है, सपोज आप एक चीज देखें। गुड इवनिंग रोली। ये कोई माध्यम है जिसकी चौड़ाई कितनी है, डी है। गुड इवनिंग अंजलि, राम राम गुरुजी, राम राम विकल, प्रणाम पुष्पराज। विकल तुम गायब हो गए कई दिन से। ये लाइट इस माध्यम में प्रवेश कर रही है, v वेग से चल रही है, कि माध्यम में किसी प्रकाश का वेग v होता है। तो इसको पार करने में समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। बहुत ध्यान समझना, समय बराबर दूरी बटे चाल। गुड इवनिंग प्रजापति एम। अब इतने ही टाइम में ये एयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इतने ही टाइम में। गुड इवनिंग शिवम। तो ये डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एयर में, वायु में प्रकाश चाल क्या होती है, c। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। माध्यम में चाल कितनी है, v। ओके, टेक केयर बेटा। डी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, c। टाइम कितना, d अपॉन वी। और c अपॉन वी आप जानते हैं क्या होता है, n होता है, अपवर्तनांक होता है। तो d डैश कितना आ गया, c अपॉन वी, तो n हो गया, कितना आ गया, nd। यदि वो किसी समय में, गुड इवनिंग अरुण,
किसी समय में किसी माध्यम में डी डिस्टेंस प्रकाश कवर करता है, प्रकाश किरण कवर करती है, तो उतने ही टाइम में वायु में एन डी डिस्टेंस कवर करेगी और एन 1 से बड़ा होता है, तो वायु में उतने ही समय में दूरी अधिक तय करेगी, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। प्रणाम उर्मिला, चाल अधिक होती है। ये जो एन डी है यही प्रकाशीय पथ है, जो एन डी है यही प्रकाशीय पथ है। गुड आफ्टरनून आशीष यादव। आपको बड़े ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को जो यहां चल रहा है। ये एक सिंगल स्लिट है, ये एक उत्तल लेंस है, ये पथ, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आई लव माई इंडिया। ये पथ, ये पथ और ये पथ तीनों क्या है, बराबर है। आप कहोगे जी ये मुझे बड़ा लग रहा है, ये वाला पथ बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो आपको ध्यान कर रखना है प्रकाशीय पथ बराबर है। यदि ये डिस्टेंस यहां छोटा है, यहां बड़ा है, तो इसके ये d है, तो इसके संगत वायु में तय दूरी कितनी होगी, nd, तो ये बढ़ जाएगा। ये d डैश है तो nd डैश होगा, लेकिन छोटा है ना ये d डैश, ये d बड़ा है, तो ये प्रकाशीय पाथ, ये प्रकाशीय पाथ और ये प्रकाशीय पाथ, प्रकाशीय पाथ तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रणाभ्य विनय कुमार, खोचराव विनय कुमार जी, ये तीनों ये सोर्स है हमारा, यहां से लाइट आ रही है, देखिए प्रकाश जब किसी सूक्ष्म छिद्र से या किसी किनारे से गुजरता है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है, यही विवर्तन है। यही घटना क्या है, विवर्तन है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह प्रकाश किरण का पाथ, ये पाथ, ये पाथ तीनों इक्वल हैं, पाथ डिफरेंस 0 है। आपको पता है संपोषी व्यतिकरण के लिए या अधिकतम तीव्रता के लिए जो पथांतर था डेल्टा एक्स था, वो क्या था, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। और गुड इवनिंग बेटा, विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना आ गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। यहां क्या है कि यहां ये पाथ, प्रकाशीय पाथ, ये प्रकाशीय पाथ, ये प्रकाशीय पाथ, तीनों क्या है, बराबर है। तीनों बराबर है तो पथांतर कितना है, 0। व्यतिकरण कैसा होगा, संपोषी। तो आपको यहां पर तीव्रता क्या दिखाई देगी, अधिकतम तीव्रता दिखाई देगी। गुड इवनिंग पल्लवी। तो केंद्रीय क्या बनेगा, उच्चिष्ठ बनेगा, यहां तीव्रता अधिक होगी। दूसरी चीज आप देखें कि प्रकाश यहां से जाके यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया बिंदु P पर, यहां से गया कुछ यहां पहुंच गया। बड़े ध्यान से समझना, प्रकाश यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, बिंदु P पर पहुंच रहा है। आप यदि यहां से डालते हैं लंब इसके मार्ग पर, ये एंगल थीटा है, ये E है, ये E कॉस थीटा, ये कितना आ गया, E साइन थीटा।
बहुत ध्यान समझना बेटा, इस बात को बड़ा कंफ्यूजन रहता है व्यतिकरण में और विवर्तन में बच्चों को। मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं, ये पर्दा है, ये प्रकाशकण यहां से यहां पहुंची, ये प्रकाशकण यहां से यहां पहुंची, ये यहां से यहां पहुंची, ये ई है, मैंने इस पर यहां से लंब डाल दिया, ये थीटा है, ये ई है, ये ई कॉस थीटा, ये कितना आएगा ई साइन थीटा। नमस्ते सुहेब। देखिए ये इन दोनों में पथांतर है, इसमें और इसमें, इन दोनों में पथांतर ये है, जो आपने लंब डाला है ये पथांतर है। ये पाथ और ये पाथ दोनों बराबर हैं। आपको लगेगा जी ये और ये बराबर कैसे हो गए? प्रकाशीय पाथ, प्रकाशीय पाथ क्या है? बराबर हैं। गुड इवनिंग बालकृष्ण। मतलब इनमें जो पथांतर है, दोनों पथों में अंतर कितना है? ई साइन थीटा। और यदि ये पथांतर, इन दोनों में जो पथांतर है, यदि ये पथांतर ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होगा, तो इन दोनों के बीच जो पी पर तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी। जो पी पर तीव्रता होगी वो क्या होगी? न्यूनतम होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहोगे जी आपने तो बताया था कि जब पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है तो संपोषी व्यतिकरण है, या तो उच्छिष्ट मिलना चाहिए। प्रणाम संजय सिंह। थीटा के साथ हमेशा कॉस होता है। आप कहीं भी ले लें, यदि कोई वेक्टर ए ये है तो थीटा के साथ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉस होगा। ये ए कॉस थीटा, और जो इसके लंबवत होगा वो ए साइन थीटा होगा। थीटा के साथ हमेशा क्या होता है? कॉस होता है। आप मेरी बात समझना, मैंने आपको क्या स्टेटमेंट दिया कि जब ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, तीनों का पथांतर कितना है? 0 है। सर क्लास चल रही है, अर्जेंट तो नहीं कुछ? मैं अभी, सर मैं बाहर हूं जी। तो देखिए मैं आपको बहुत आराम समझा रहा हूं इस बात को कि ये और ये तीनों पाथ बराबर है, पथांतर 0 है, तीव्रता अधिकतम है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो पथांतर है वो ई साइन थीटा है, और पथांतर ई साइन थीटा है, यदि वो लैम्डा है तो वह निम्निष्ठ मिल रहा है। आपके जब में क्वेश्चन अराइज होगा जी ये कैसे हो जाएगा? 0 पर अधिकतम और जो लैम्डा आ गया पथांतर तो न्यूनतम। तो यही बात आपने समझनी है। देखिए ये ई है तो इतना, ये कितना है? E/2। ये पूरा ई है तो ये कितना हो गया? E/2। ये E/2 कॉस थीटा, ये क्या आ गया? ये आ गया E/2 साइन थीटा। और E/2 साइन थीटा कितना हो जाएगा? λ/2। इन दोनों में पथांतर कितना आ गया? λ/2 आ गया ना। इनमें पथांतर λ/2, इनमें पथांतर λ/2, जितनी भी यहां से निकलेगी उससे संगत यहां जो आएगी उसमें λ/2। इन दोनों के अलावा जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, क्योंकि आधी किरणें इससे निकलेंगी, आधी इससे निकलेंगी, उन सभी के बीच में पथांतर कितना होगा? λ/2 होगा। λ/2 होगा तो तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी। पथांतर लैम्डा इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ये E/2, ये E/2 कॉस थीटा, ये क्या आ गया? E/2 साइन थीटा। इन दोनों के अलावा यहां से जो भी निकलेगी, ऐसे यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, यहां निकलेगी, जितनी यहां से निकलेंगी उतनी यहां से निकलेंगी, उन सबके बीच पथांतर कितना होगा? λ/2 होगा। तो वहां पर तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी। और आपको भी बहुत दिमाग नहीं लगाना, आपको ध्यान क्या रखना है कि पथांतर लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, उल्टा याद कर लो, 0 को छोड़ दो। 0 पर तो उच्छिष्ट मिलेगा। दोनों पथों के बीच में अंतर लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, निम्निष्ठ मिलेगा।
विनाशी व्यतिकरण होगा। यह बात आपको बहुत ठीक समझ लेनी है। तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस एन लैम्डा। जहां एन जीरो तो नहीं है, 1 2 3 कुछ भी कर लें। देखिए व्यतिकरण में जब पथांतर आया था वो एक्स डी अपॉन डी आया था। संपोषी के लिए ये एन लैम्डा, एन क्या 0 1 2 3, और विनाशी के लिए ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहां तो n 0 1 2 3 आया था, यहां n 1 2 3 आया था। रख लो 0, पथांतर क्या 0, अगला क्या लैम्डा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यहां रख दो 1 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2। यहां जस्ट उल्टा है, इसको छोड़ दो। तीव्रता अधिकतम 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 सब में अधिकतम है। मैं उतनी डीप थ्योरी में नहीं जा रहा। तो आपको ही पता लग गया कि विवर्तन में जो भी घटना हो रही है वो जस्ट व्यतिकरण के अपोजिट है। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? ये बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई? बताएं। देखिए आपको एक बात क्लियर हो गई कि निम्निष्ठ के लिए, चलिए निम्निष्ठ के लिए आपको पता लग गया जब पथांतर है ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा है, अर्थात जहां n कितना है, 0 नहीं है, बाकी सब है। n कितना है यहां पर 1 2 3 डैश डैश डैश, और साइन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ई, और थीटा बहुत स्मॉल है। यदि थीटा बहुत स्मॉल होता है अप टू 5 डिग्री तक, तो साइन थीटा क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा कितना आ गया आपका, प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ई। ठीक। प्रथम निम्निष्ठ के लिए थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस लैम्डा ई। द्वितीय निम्निष्ठ के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई। तृतीय के लिए प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। नमस्कार अविनाश जी। अब हम बात करते हैं बच्चों उच्चिष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए कितना हो जाएगा हमारा, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n माइनस 1 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और n कितना आ गया 1 2 3 डैश डैश डैश। तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए ई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, n तो आ गया 1 3 लैम्डा बाई 2, या हेलो ललिता जी,
साइन थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई, और थीटा नियरली कितना आ गया, प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई। द्वितीय उच्चिष्ट के लिए थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 5 लैम्डा बाय 5 लैम्डा बाय ई। ये कंडीशन है। गुड इवनिंग रितेश। आपको वही याद रखना है, बस जस्ट उल्टा कर देना है, उसका 0 छोड़ देना है, उसका लैम्डा बाई 2 छोड़ देना है। तो देखिए यदि हम ग्राफिकली इसको दिखाते हैं, विनय कुमार जी, कोई फिजिक्स में एग्जाम्पल आपके पास जो अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या छोड़ा है? जो 70% सिलेबस बचा हुआ है, जो 70% सिलेबस बोर्ड ने रिकमेंड किया है, उसमें कोई ऐसा टॉपिक लिखे आप बोर्ड पर कि आपने वो पढ़ाया नहीं है? नहीं, एक मिनट मैं इनसे पूछता लूँ, 1 मिनट, हमें भी पता लगे। विनय कुमार जी, आपके जवाब का मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि फिजिक्स में आप यदि पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो 70% सिलेबस बोर्ड ने रिकमेंड किया है और वो नहीं हुआ है? एक टॉपिक का नाम लिखें आप प्लीज़, मैं आपका वेट करता हूँ। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ विनय कुमार। फिजिक्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर अभी तक कि जो 70% बोर्ड ने रिकमेंड किया है और वो आपको नहीं कराया गया है? आपके पास जवाब है इस बात का, या केवल क्लास में आए और कमेंट्स में कुछ भी लिखना शुरू कर दिया? क्लास में एक बार अपना शक्ल दिखाई और कमेंट्स करने शुरू कर दिए। बेटा पूरी नॉलेज ना हुआ करे, चीजें ना पता हुआ करे तो आधे अधूरे ज्ञान से मत बोला करो कोई भी चीज। आपको एक प्रकाशन, आपको फ्री क्लासेस मुहैया करा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको पता नहीं ग्रुप में कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं आप लोग। और इतना पता तो लिखो ना, जवाब लिखो, मैं आपको रिप्लाई करता हूं उसी बात का। आपको अभी ये बात थोड़ी होती है कि फिजिक्स वाले खड़े हो गए तो केमिस्ट्री का नाम ले दिया आपने। मैंने 70% जो सिलेबस दिया हुआ है, जो बोर्ड ने रिकमेंड किया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मैं छोड़ा हुआ आपके लिए। देखिए यहां पर जो हमने बताया था, ये डाला था परपेंडिकुलर हमने, ये थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है। ये हमारा आया था पार्ट डिफरेंस ई साइन थीटा।
बेटा मुझे मैथ्स का और केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है। सर जी अगर आपके साइड अभी कंप्लीट हो जाए, साइड क्या, तो पेपर में आसानी से पास हो, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। बेटा देखो मैक्सिमम 2 तारीख तक का टाइम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा। अभी तक मैंने सारा कराया A to Z, जो भी इसके आपके जो सिलेबस देख के आता हूँ क्या क्या उसमें आ रहा है। तो मॉडर्न फिजिक्स आपकी देखो मैं करा दूंगा मैक्सिमम सारी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर थोड़ा डाउट है मुझे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, कोशिश करेंगे क्योंकि 1 महीने में 4-5 महीने का सिलेबस पूरा होना अपने आप में टफ टास्क होता है, वो भी समझा कर। मैं रटा देना कोई भी चीज़ आपको। तो देखिए थीटा, ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था व्यतिकरण में भी। तो देखिए ये निम्नस्थ है, इस निम्नस्थ की पोजीशन क्या है, क्या ये निम्नस्थ की पोजीशन ये थीटा लैम्डा बाई ई, अभी बताया था मैंने आपको। निम्नस्थ मिल रहे हैं आपको, निम्नस्थ मिल रहे हैं आपको कहां पर, लैम्डा बाई ई, 2 लैम्डा बाई ई, 3 लैम्डा बाई ई, डैश डैश डैश। बेटा अभी कुछ नहीं पता पेपर का, अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ये तो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री का निर्णय है। और उच्चिष्ट के लिए 3 लैम्डा बाई ई, 5 लैम्डा बाई ई, 7 लैम्डा बाई ई, ये कंडीशन किसकी है, उच्चिष्ट की है। तो ये तो प्रथम उच्चिष्ट मिल रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट। 2 जनवरी बेटा, इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। हाँ, ये क्या है, प्रथम निम्नस्थ। ये क्या है, प्रथम उच्चिष्ट, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। ये क्या है, प्रथम उच्चिष्ट। ये क्या है, द्वितीय निम्नस्थ। ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, दोनों साइड मिल रहे हैं आपको। ये प्रथम निम्नस्थ, ये द्वितीय निम्नस्थ, तृतीय निम्नस्थ, प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट। तो कंडीशन क्या है इसकी, प्लस माइनस लैम्डा बाई ई, ये माइनस लैम्डा बाई ई, ये भी थीटा है। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है, 2 थीटा। केंद्रीय उच्चिष्ट ये है ना हमारा, इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है, 2 थीटा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई इजिकल टू कितना आ गया, 2 थीटा। और थीटा कितना आई है, लैम्डा बाई ई। थीटा कितना आई है, लैम्डा बाई ई आया ना ये, तो कितने आ गई, 2 लैम्डा बाई ई। और केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, इसकी रैखिक चौड़ाई, ये डिस्टेंस डी है, रैखिक चौड़ाई ये है, ये कोणीय चौड़ाई है। चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। चाप बराबर चाप ही तो है ये, कोण गुणा त्रिज्या, 2 थीटा इंटू क्या, त्रिज्या कितनी है, लैम्डा। ये कितना है, डी। तो चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, क्या आ गई, डी। तो कितने आ गई, 2d लैम्डा अपॉन ई। गुड इवनिंग पूजा कुमारी जी। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जहाँ से आप मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल
आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, मतलब सेलेक्ट होकर फिर बनते हैं। कहीं कहीं आपको डी नहीं दिया तो जो लेंस रखा हुआ उसकी जो फोकस दूरी है वो भी नियरली डी के इक्वल है, तो नहीं दिया तो आप वहां 2f दी फोकस दूरी दी है तो ये भी नियरली सेम ही आएगा, 2f लैम्डा अपॉन ई। ये क्या आ गई? 2f लैम्डा अपॉन ई। अब यदि मैं इसकी बात करूं, प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो ये लैम्डा बाई ई है। अगला निम्नस्थ कहां पर है? 2 लैम्डा बाई ई पर। ये कितना है? इसकी पोजीशन है, ये पूरा 2 लैम्डा बाई ई है, लैम्डा बाई ई है, तो ये कितना आया? ये आया 2 लैम्डा बाई ई माइनस लैम्डा बाई ई इजिकल टू क्या आ गया? लैम्डा बाई ई। ये तो ये कितना आ गया? लैम्डा बाई ई। प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो जितने भी उच्चिष्ट हैं सबकी कोणीय चौड़ाई क्या आएगी? लैम्डा बाई ई। और रेखीय चौड़ाई कितनी आएगी? ये तो कोणीय चौड़ाई आई है उच्चिष्ट की, लैम्डा बाई ई, और रेखीय चौड़ाई कितनी आ रही है? वही चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या डी लैम्डा बाई ई। बेटा नेट से सर्च कर लेना, मुझे इंडिया के वैसे आइडिया नहीं है। आईएएस छोड़ दो, आप इन बच्चों को 12th वालों को माफ कर दो, छोड़ दो। डी लैम्डा अपॉन ई, समझ में आ गया आपको? ये आपका हो रहा है विवर्तन। ये बात क्लियर हो गई आपको सारी? तो ये आपका व्यतिकरण विवर्तन, जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो या एब्सेंट रहा हो या लेट आया हो, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लेना। वैसे मैंने सारा समझा दिया आपको, थ्योरी में कोई पार्ट बचा नहीं है, और ध्रुवण हटा दिया गया है। अब जो आपका सिलेबस है वो रह जाता है बेसिकली 4 चैप्टर मेन, जिन पे हम फोकस करेंगे। हमारे पास आज 28, 29, 30, 31, 1 और 2 6 डेज हैं। 6 डेज में 4 चैप्टर हैं। आशीष प्रजापति बंद कर दो इसे यार, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। बंद कर दो बेटा, क्यों इतना लिखते हो, क्यों आप बोलते हो? 50 मिनट की क्लास है, आप दूसरे कमाल की बात है यार। फिर डांटता हूं तो आप कहते हो टीचर चेंज करो फिजिक्स का, हैं? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और उसमें बेसिकली जो हम पढ़ाएंगे आपको, चार चैप्टर पर फोकस करेंगे हम। एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैसे वैसे ये एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट आ गया DRDO से और IAS आ गया, ऐसे आप थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दो, ये मानेगा नहीं। इसरो DRDO इसे ब्लॉक कर दीजिए आप प्लीज। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति,
अविनाश मौर्य, रोज एक आता है, रोज एक आता है। मैं करवा रहा हूं अविनाश भैया को ब्लॉक करवा रहा हूं बेटा, करवा रहा हूं। और परमाणु संरचना, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सारा मुझे काम आपको करवाना है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मैं फिर वही उसी बात पर आता हूं जो मैंने आपको फर्स्ट डे समझाई थी। एक बार फिर हो सकता है आपके दिमाग में सेट हो जाए, या कुछ बच्चे जो नहीं आए थे उनको पता लग जाए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति उन्हीं बातों से रिलेटेड है। देखिए था क्या बेसिकली, 5 मिनट की बात दोबारा सुनना क्योंकि वो चीजें सेट होना बहुत जरूरी है। नहीं दिया बेटा, जो मैंने सिलेबस पढ़ा था फ्रेजल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ इसमें। देखिए है क्या बेसिकली कि जब न्यूटन ने अपना कण का सिद्धांत दिया था, तो न्यूटन ने अपने कण का सिद्धांत से बताया था कि प्रकाश का संचरण जो होता है वो कणों के द्वारा होता है, और किसी स्रोत से असंख्य सूक्ष्म हल्के अदृश्य कण निकलते हैं। जब हमारी आंख की रेटिना पर गिरते हैं तो हमें वस्तु का आभास होता है। और इस प्रकाश की द्वैतीय प्रकाश की कण का सिद्धांत से न्यूटन ने परावर्तन आवर्तन की व्याख्या भी कर दी, लेकिन कई कारणों से यह प्रकाश का कण का सिद्धांत अमान्य करार दे दिया गया। इसके बाद में हाइगेन आए। हाइगेन ने वैसे रोको आ गए, जय श्री राम आ गए हमारे, वैसे रोकना जय श्री राम को। रॉयल फिटनेस हब रोकते हैं रॉयल भाई, रोकते हैं आपको। हाँ आ गया रुकवाते हैं, इसको भी रुकवाते हैं। ये बेसिकली मानसिक बीमार हैं, कर रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं, मानसिक बीमार हैं। तो हाइगेन ने कहा कि प्रकाश का संचरण कणों के द्वारा नहीं होता, बल्कि प्रकाश का संचरण तरंगों से होता है। और जब किसी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। फिर वो तरंगाग्र वगैरह सारा बताया था। ये फिर आ गया अविनाश मौर्य। इसे कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हो सकता हमेशा के लिए। तो हाइगेन ने प्रकाश का संचरण माना तरंगों के द्वारा, और हाइगेन ने प्रकाश का तरंग स्वरूप मानकर प्रकाश के परावर्तन की और अपवर्तन की व्याख्या कर दी। परावर्तन की तरंग स्वरूप मानकर व्याख्या की हाइगेन ने, अपवर्तन की व्याख्या की हाइगेन ने। यंग ने प्रकाश का तरंग स्वरूप मानकर, पूरा पढ़ाया आपने, व्यतिकरण की व्याख्या की। सॉरी चलो कोई बात नहीं। हाँ, और फ्रेस्नेल ने विवर्तन के बारे में बताया प्रकाश का तरंग स्वरूप मानकर। ये सारी घटनाएं प्रकाश को तरंग मानकर वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को सिद्ध कर दिया। लेकिन जब अगली घटना आई प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो nobody could explain photoelectric effect on the behalf of wave theory। कोई भी वैज्ञानिक, कोई बात नहीं अरु, कोई भी वैज्ञानिक प्रकाश का तरंग स्वरूप मानकर, जो प्रकाश का एक और गुण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इस घटना की व्याख्या नहीं कर पाया। तो तभी प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी, क्वांटम सिद्धांत दिया कि प्रकाश स्रोत से कुछ कण निकलते हैं, ऊर्जा के पैकेट से बंडल्स निकलते हैं, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है E = hν होती है। फिर आगे वैसा ही फिर आगे अविनाश मौर्य। डिस्टर्ब है ये बच्चा, ये
तो प्लैंक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लैंक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में कहा किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आता है वो ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में आता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा E = hν होती है। E = hν होती है, जहां h प्लैंक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, फोटोन की आवृत्ति है। और प्लैंक ने जो क्वांटम सिद्धांत दिया, उस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। नहीं, ऊर्जा के समूह को फोटोन नहीं कहते। जो फोटोन आते हैं कण हैं, और जो फोटोन का ग्रुप है, मतलब फोटोन जो प्रकाश जो आता है वो फोटोन के रूप में आता है, ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में आता है। तो बेसिकली सही कहा आशीष भाई। तो आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, और इसके लिए उनको 1905 में नवाजा गया नोबेल प्राइज से। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या हुई वो प्रकाश का कण स्वरूप मानकर हुई, और ये जो घटनाओं की व्याख्या हुई है प्रकाश का तरंग स्वरूप मानकर हुई है। तो निष्कर्ष इससे ये निकला कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में विद्यमान है। तो डी ब्रोगली बोले, जब तरंग कण का गुण व्यक्त कर रही है तो इसका रिवर्स भी सत्य होना चाहिए, कण को तरंग रूप प्रदर्शित करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब कण, प्राकृतिक कण लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये गति करते हैं तो उन्हें तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जब कोई कण तरंग के स्वरूप में चलता है तो उससे जो तरंगे बनती है उन्हें द्रव्य तरंगे बोलते हैं। यहीं से द्रव्य तरंगों की उत्पत्ति हुई। और जर्मर और डेविसन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेकर एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन शो कर रहा था। इलेक्ट्रॉन विवर्तन दिखा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग स्वरूप दिखा रहा है। तो वहां से जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, जो उनका विचार था, उसे प्रबल बल मिला और यह मान लिया गया कि कण तरंग की तरह व्यवहार करता है और तरंग कण की तरह व्यवहार करती है, अर्थात प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। इट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नमस्कार नीतीश पांडे, खुश रहो अंकित प्रताप जी। इन सब बातों को आप लिंक करें तब समझ में आएगा आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति क्या होती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि ये कोई धातु है,
धातु के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु से अधिक हो जाते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, तो वो नाभिक से, परमाणु से अलग हो जाते हैं। आप आशीष प्रजापति, यदि एक बार आप शुरुआत से सारे लेक्चर सुनेंगे ना, आपने सुनना नहीं उस समय अच्छे से, यदि आप रिकॉर्डेड लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे, दे देंगे पुष्पराज जी, दे देंगे। आप यदि शुरुआत से, और सभी से कह रहा हूं जो बच्चे लेट आए हैं या कोई लेक्चर छूट गया है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे पता है कि मैंने सारा पढ़ाया और जो कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है जो एग्जाम में आ सकता है, तो शुरुआत से आप सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। कोई मैजिक नहीं होता, टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। बेसिक कमज़ोर है या मजबूत है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिक मजबूत है या कमज़ोर है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप यदि ठीक से सारी बात समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए है क्या, यहां से फोटोन गिर रहे हैं, प्रकाश गिर रहा है, ये प्रकाश गिर रहा है, तो फोटोन गिर रहे हैं, और इसकी ऊर्जा क्या है, hν। जो फोटोन की ऊर्जा है वो hν है। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा पुष्पराज भाई। तो फोटोन गिर रहे हैं, और जैसे कि फोटोन गिरेगा, जो धातु के अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेगा और फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे ये फोटोन गिरेगा, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को अवशोषित कर लेगा और फोटोन का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जो फोटोन की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन ने ले ली, फोटोन का अस्तित्व खत्म, उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये प्लस, ये परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हुए हैं, उन पर कैसा आवेश है, धनावेश। जी नितेश पांडे जी, तो देखिए यहां से इसने ऊर्जा ली, किसने, इलेक्ट्रॉन ने, hν ऊर्जा आ गई। अब ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जब पॉजिटिव धनात्मक परमाणु उसे खींचेंगे तो उसके विरुद्ध उसे कार्य करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अंदर से पृष्ठ तक आने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे कहते हैं कार्यफलन। और वो क्यों करना पड़ रहा है, उसके पास ऊर्जा तो hν आ गई। जो इस धातु के अंदर धनात्मक परमाणु है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोकेंगे। और यदि इतनी ऊर्जा है कि पृष्ठ तक आ सके तो पृष्ठ तक आ जाएगा, और यदि इतनी ऊर्जा है कि पृष्ठ तक आने के बाद भी बच रही है तो वो उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो hν ऊर्जा आई थी वो कहां गई, अंदर से पृष्ठ तक आने में कार्य के रूप में, कार्य जिसे कार्यफलन कहते हैं, और बाकी जो बची वो बची उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में। तो hν इज इक्वल टू क्या आ गया, W प्लस E के। hν कितना आ गया, W प्लस E के। इसी को डिटेल में कल हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और टॉपिक से कंपैरेटिवली। तो इसको आप ठीक से पढ़िएगा, ये 4 चैप्टर्स है हमारे और ये ठीक से पूरे हो जाएंगे। और पिछले लेक्चर्स को धीरे देखकर आप उसके नोट्स बनाकर न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहिए। हो जाएंगे न्यूमेरिकल बेटा, यदि थ्योरी क्लियर तो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, काफ़ी हद तक हो जाएंगे। और जो विगत वर्षों के पेपर हैं उन्हें आप जरूर ट्राई कर लें।